लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते थे ना कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम कर्जे उतारेंगे, जो कि पहले कभी कर्जे उतारने की बात हुई नहीं। कोविड के बाद दुनिया में जितने लोग रहते थे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको यहाँ पे फरलो टाइप का लोन मिला। बिल्कुल। आपकी पीआईए मदर ऑफ एयरलाइन है, जी। कतर की, सऊदीया की, दुबई की, वहाँ की। और आज हम कहाँ हैं? हमारी एयरलाइन औने पौने बेच दी गई। आर्मी के लोगों को तो पता ही कोई नहीं है ये मैशियत क्या होती है। ये बैठ के ब्रीफ कर देते हैं बोर्ड पे, प्रोजेक्टर चला के, हैंजोसी। आपके इस तवज्जुह से आईएमएफ के हवाले से बात करूंगा फील्ड मार्शल साहब से कि यार स्टील मिल बर्बाद हो रही है, F-17 के कारखाने वही लगा दो, जहाज आपका बिकने लगा है। आपने अपने लोगों पे एतमाद ही नहीं किया सिवाय अपनी बंदर बांट के। टूरिज्म पे हम बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। अभी जब भी कोई अरब ममालिक का शेख आता है, हाजा कुल्लन खलास, हम उसकी राहों में फूल कलियां सब बिछा देते हैं। अच्छा, बहुत सारे तो मायरे माशरे ऐसे होते हैं कि जल्दी मीटिंग खत्म करो, हम सैंडविच खाएं और घर जाएं। खूबसूरत पाकिस्तान की बेटियां दुबई जाती हैं 3-3 महीनों की वीजे पर, वो वहाँ रहती हैं। अब उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे तो क्या करें। अब वो एक हैं फारूक कैसर बंगाली, ऐसी सी बातें करते हैं। भाई जब आप थे आपने क्या किया? कराची 70%, 80% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को, अब ये मार्केट जला दी। इससे पहले बोटन मार्केट जला दी, इससे पहले एक और टावर जला दिया, अली इंटरप्राइज की बिल्डिंग जला दी। तो हम तो अपने रेवेन्यू खुद कम कर रहे हैं ना। आप आम आदमी को डेप्रिसिएशन वाली लोन दे रहे हैं कि जी गाड़ी ले लो, टैक्सी ले लो, जो 5 साल के बाद जिसकी वैल्यू 1 रुपया रह जाएगी। 1 रुपया रह जाएगी। आपने कभी ये नहीं कहा, अलग जगह इस्लाम कहता है कि आप जाल दे और मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। इमरान खान के दौर में फैसलाबाद ने बहुत सारी मशीनरीज इंपोर्ट की सब्सिडी पर, वो मशीन इस्तेमाल में नहीं हुई। और सर अभी सोलर में ऑस्ट्रेलिया में इतना काम हो रहा है, बोलते जी हमें ये बड़ी महंगी पड़ेगी, उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया, अब वो कर रहे हैं। तो पता पड़ा मौजूदा हुकूमत के कोई लोग वो इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर प्लेटें वगैरह। इमरान खान ने तो बहुत बचत की। नहीं की ना, नहीं की। देखिए कैसे आपको हेलीकॉप्टर पे घूमने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक ड्रामा था। ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, ये बड़ा ईमानदारी के साथ तकसीम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। हम लोगों के मौजू जो हैं वो बहुत संगीन होते जा रहे हैं। आप लोगों की फरमाइश पे और हमारे 2 प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा हिट गए, एक रहमान बलोच और दूसरे उज़ैर बलोच। उसके बाद हमने चाहा कि आज क्यों ना IMF पे बात की जाए। हम उस पे इतना डिपेंड क्यों करते हैं? हमारा मुल्क जो है वो IMF के बगैर चल क्यों नहीं सकता? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ऐसी कौन सी मजबूरियां होती हैं जो हम बार बार IMF के दरवाजे पे जाके भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं? तो आप लोगों की पुरजोश फरमाइश पे एक दफ़ा फिर से मेरे साथ हैं हबीब जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ तो ये हो गया पैनाफ्लेक्स कहते हैं ना जी। एक साथ 3-4 प्रोग्राम हो गए, बिल्कुल। थोड़ा सा गैप दिया करें वरना लोग लगेगा कि ये शो हबीब जान साहब का है और मैं बस जो है ना मैं आपके पास आती हूँ। बड़ी मोहब्बत आपकी, आपने फिर याद किया। IMF एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और हम मकरूज कौम हैं। मेरा हर पाकिस्तानी 10-15 लाख रुपए का अमेरिका का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन बैंक का, बिल्कुल अरबों का, सबका मकरूज है। सबका मकरूज है। एक बंदे को पता लगे ना कि मेरे पे इतना कर्जा है तो रातों को नींद ना आए। हाँ, नहीं उसमें तो अवाम का कसूर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो एक बंदे पे इतना कर्जा है कि लोगों को जब एक्चुअल में अगर उनको सारे अदादा शुमार पता लगे तो कोई सोए ना, कोई कहे कि या अल्लाह मैं तो वैसे परेशान हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हूँ, तो मेरे पे इतना कर्जा है। अच्छा, हम शुरू यहाँ से करेंगे कि पाकिस्तान आज़ादी के सिर्फ और सिर्फ 11 साल गुजरे थे एंड इन 1958 हम लोग IMF के डोर पे जा पहुँचे जी कि हम मर गए, लुट गए, हमें प्लीज़ कर्जा दे दो। ऐसा क्यों हुआ? बदकिस्मती रही पाकिस्तान की कि पहले ही साल बानी पाकिस्तान हमसे अल्लाह ताला को प्यार हो मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए।
वरना मैंने तो ये सुना है कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी चाय का बिल भी खुद दिया करते थे, और वही सूरत हाल रहती तो शायद वो सिलसिला मुस्तकिल रहता। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जी। कायद के कि आप खाने पीने में रियासत का फंड्स इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके बाद तो जी हमारी जो एक चेयर है वज़ीर आज़म की, वो लाखों की है, जबकि मैं यहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट में चेयर देखता हूँ वो लकड़ की बनी हुई है। हमारी चेयर तो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि बंदा अंदर जाके फंस सा जाता है, दर्द सा जाता है, फिर वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं। वही नींद आना शुरू हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने तो इनका बस चले तो उस पर हीरे भी लगवा लें। हमने तो पार्लियामेंट में जाके इजलास भी देखे, इतनी ठंडक होती है जी। कि आप सोच भी नहीं सकते। और विजिटर्स की गैलरीज की कुर्सियाँ इतनी आरामदेह होती है तो उनके बैठने वालों को तब तस्वुर ही ना करें कि क्या तस्वुर होगा उनका। बहरहाल अभी 2 शादियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, जी। एक वज़ीर आला पंजाब के बेटे की, जुनैद सफदर की, दूसरी दूसरी, अब शादी होती है नहीं, कहने का मकसद ये है कि दूसरी बार इतना खर्चा हुआ है। तो ये शादी सादगी से भी हो सकती थी। अभी मैं पढ़ रहा था कल ही शायद कि किसी की बेटी की घड़ी कितने करोड़ की थी, किसी का बैग कितने लाखों का था, किसी का गरारा, और फिर वो कोई खातून ने उसका गेटअप और जो उसकी सर्जरी वगैरह हुई है। बहरहाल अब हमारा एतराज़ नहीं बनता, लेकिन जब आपने IMF को जोड़ा है ना, जी। तो IMF के मकरूज लोगों को ये चीज़ें जेब नहीं देती। और जब आप गवर्नमेंट का हिस्सा हो, फिर आप आ जाएं दूसरी शादी आसिफ अली जरदारी साहब की भतीजी की, अपना फरियाल साहबा की बेटी की, वहाँ भी करोड़ों खर्च हुए। तो मकसद कहने का है कि एक मकरूज कौम, और अंग्रेज भी देखते होंगे IMF वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरीज और चेयरमैन के किस तरह के लोग हैं ये। तो 11 साल के बाद पाकिस्तान की बदकिस्मती रही, पहले कायद आज़म इंतकाल कर गए, फिर मोहतरम लियाकत अली खान शहीद कर दिए गए। बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान रहमो करम पे था उस वक्त के फील्ड मार्शल या जनरल अयूब खान के। जी। फिर जो भी पॉलिटिकल तब्दीलियाँ, अमेंडमेंट्स, चेंजिंग होती रही, कोई हुकूमत इस्टेब्लिश नहीं हुई, कोई चीज़ स्टेबल नहीं हुई, तो फिर ब्यूरोक्रेसी पर आप वो पढ़ लें शाहबनामा, शाहबुद्दीन नामा, उसमें जो जो ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद, जब जनरल ज़ियाउल हक ने अपना मैकेनिज़्म क्रिएट किया, अपनी आइडियालॉजी, अपनी थ्योरी क्रिएट की, और जब मोहम्मद खान जो वज़ीर आज़म बने, फिर जो पॉलिटिकल रिश्वतें शुरू हुई, हाउस बिल्डिंग के कर्ज़े, एग्रीकल्चर के कर्ज़े, फलानी बैंक का कर्ज़ा, स्टेट बैंक का, एक्सपोर्ट फाइनेंस, उसके बाद तो मस्बत चीज़ें होना ही बंद हो गई। वो शक्ल से इतने मासूम लगते थे जुनेजो साहब, एग्जैक्टली। मतलब वो लगता था कि इनसे ज़्यादा मासूम और अच्छा बंदा कोई है ही नहीं। वो तो देखे ना, उनको तो आगे उनका फेस रखा गया, पीछे तो फेस इनका था, पीछे पॉलिसीज किसी और की थी। वो बैंकों से इतना कर्जा दिया गया, और फिर कर्जों की माफ़ी का सिलसिला उसी ज़माने से अब तक चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब कर्जा आप जब लेते हैं कि जब आपके एक्सपेंडिचर और इनकम बैलेंस नहीं होती। बिल्कुल। वो कुछ फिल्में भी आई हैं कि आमदनी 98, खर्चा 2 रुपये, तो कहाँ से बैलेंस होगा। और हर वक्त बजट से पहले आप उनकी शराइत पर आप कर्जा एक्सेप्ट करते हैं। जब आप कर्जा लेते हैं तो फिर आप मकरूज आदमी सर उठा के क्या बात करें। अच्छा, उस दौर की जो हुकूमतें थी क्या उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो, मतलब वो क्यों गई IMF के पास? देखिए जी, हुकूमतें जो हम देखते हैं, हर नई हुकूमत आते हुए फर्स्ट 100 डेज का प्लान देती है, 100 दिन का प्रोजेक्ट। अच्छा, 100 दिन या तो हुकूमतें जब आती ही अंडरस्टैंडिंग से, गिवन टेकन पे, प्रोमिस पे, तो 100 डेज के प्लान से पहले उनको अपने अगले दिन बचाने के लिए मैनिपुलेट करना पड़ता है। लोगों को खरीदना, लोगों को मैनेज करना, मतलब हर वो काम करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए
तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इतनी मजबूत थी कि जिसे अपने कल की फिक्र ना हो, तो 5 साल तक एक हमतन डायरेक्शन पे काम कर सके। तो बड़ी वजह यही रही है। फिर हम कभी अमेरिका का नाम ले लेते हैं, कब हम हिंदुस्तान का नाम ले लेते हैं, और ये हमारे फरार के रास्ते हैं जी कि हमें अमेरिका नहीं छोड़ता, बिल्कुल। कि जी सरहदों पे कशीदगी है। पहले एक हमारा दुश्मन हिंदुस्तान था, अब घूम फिर के अफगानिस्तान भी आ गया है। तो इस धमा चौकड़ी में, इस धींगा मस्ती में पॉलिटिकल लोगों के पास भी एक रास्ता बन जाता है कि हम क्या करते, हम क्या करें? हमें तो पावर ही नहीं मिले, हमें तो छोड़ा ही नहीं गया। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन में, पॉलिटिकल सिचुएशन में, कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास कहने को ये बात आ जाती है कि जी हम इकोनॉमिकल क्या फैसले करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आईएमएफ का एक बुनियादी किरदार क्या होता है? क्या वो सिर्फ माली मदद करते हैं या फिर वो एक पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप जब पहला कर्जा लेती हैं तो बैंक बड़े ऑफर करता है अच्छी मार्कअप पे, आप ले लेते हैं। फिर जब दूसरा कर्जा ऑफर होता है तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी देखता है, क्रेडिट रिपोर्ट थोड़ी बुरी होती तो अपना मार्कअप का रेट बढ़ा देता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपको 100% मार्कअप पे क्रेडिट देता है, कि आप फंसे हुए होते हैं ना। बिल्कुल। फिर उनकी शरायत होती है। तो जो आजकल आईएमएफ की शरायत है, ये पिछले दिनों में नहीं थी। अच्छा। अब उनकी शरायत सख्त होती जा रही है कि आप अपना ये इदारा बेच दें, आप ये करें, आप अपने अल्ले तल्ले। अच्छा, वो बात सही करते हैं, अल्ले तल्ले कम करें। अब आप मुझे बताएं ना, जैसे हमने 2 शादियों की बात की, उन शादियों से मुंसलिक लोग जब कर्ज लेने जाएंगे तो उनकी शरायत क्या होंगी आप सोच सकती हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि अगर ये कर्जा बात वो बंदा लेता है जो जरूरतमंद होता है। जरूरतमंद होता अच्छा, आपकी जरूरतें मुल्क की जरूरत नहीं है, आपकी अय्याशियों के लिए आप कर्जा लेते हैं। अब तो मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा कर्जा नहीं है जिससे बराह रास्त पाकिस्तान को फायदा हो। है। अब इसाक डार साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं दुबई की प्रॉपर्टी बिजनेस वाइंड अप करके वो पैसा पाकिस्तान में लगाऊंगा। अगर आपको याद है तो मुझे बता दें। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी तक नहीं कहा कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है दुबई में या लंदन में या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगर आपको याद है तो बता दें। अच्छा, यही हाल हमारे जनरल साहबान का जो रिटायर्ड है। अब गांव में पैदा होने वाला चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड होता है वो गांव नहीं जाता वापस, वो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अमेरिका, लंदन जाने की बात करता है। तो अगर वो अपने गांव जाता तो वो कहता हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, क्या मेरे गांव में 100 बेड का हॉस्पिटल बना दो, एक कॉलेज भी बना दो। जी। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि किसी आर्मी चीफ ने, ऐसे आप कहते हैं ना कि हमारा खित्ता बड़ा, पोटहार, झेलम, साहिवाल, चकवाल, पिंडी के लोग फौज में बड़े होते हैं, बड़े बड़े चीफ वहां से निकले। उन्होंने उस इलाके को कितना डेवलप किया। वो चाहते तो कर सकते थे, यानी कि उसमें तो कुछ जनरल ऐसे थे जो बराह रास्त हुकूमत में थे। मेरे वालिद का ताल्लुक अटक से था, और अटक में सिर्फ दो चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं ज़्यादा। एक तो या तो फौज में जाते हैं या फिर पॉलिटिक्स में जाते, ठीक, यही 2 चीज़ें होती हैं। और इतने फ़ौज में हैं, हमारी फैमिली से इतने लोग फ़ौज में हैं, लेकिन क्या है कि कभी ये नहीं सुना कि कोई बहुत ऊपर तक पहुंचा या किसी ने आके अटक के ही कुछ किया। नहीं देखें, छोटे अफसर्स की तो हम शिकायत ही नहीं करते, हाँ जी, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। लेकिन जब चीफ होता है जी, वो पीएम को सिंपल सिंगल कॉल पे कह सकता है कि भी मेरे इलाके अटक में 50 बेड का हॉस्पिटल बना दो, बिल्कुल, एक प्राइमरी स्कूल बना दो, बिल्कुल, एक सेकेंडरी स्कूल बना दो, एक या यूनिवर्सिटी बना दो। तो मकसद कहने का यही है कि अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें आप, तो उसने लाड़काना को अच्छा बनाया था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, अब मैं बेनज़ीर साहबा के दौर को नहीं कंपेयर करूँगा भुट्टो साहब के दौर को, मुख्तसर मुद्दत का दौर, पाकिस्तान स्टील, टेक्सला,
वाह फैक्ट्री, आर्डिनेंस फैक्ट्री, नया दौर मोटर्स, बैंक्स, ये वो बहुत कुछ काम हुआ। पाकिस्तान स्टील आपके सामने है। आज स्टील मिल चलाने वाले वो सियासतदान स्टील मिल दिवालिया करके बैठे हुए हैं। मेरा लेकिन मतलब यहाँ उस तरह साहब से जी, तो उस तरह से मैं वही कहने लगी थी कि उस तरह से तो फिर जितनी भी ये मियाँ साहब की हुकूमत रही है, शरीफ बरादरान और आगे सारा, तो इन्होंने भी पंजाब को, एक्चुअली पूरा पंजाब तो नहीं मैं कहूँगी, लाहौर को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है। लाइक एक टाइम पे कहते थे कि लाहौर इज़ अनदर पेरिस। ठीक है, देखिए ना, ठीक है, आपके पास फंड्स के मामला आते हैं तो आप ग्रेजुअली इलाकों को डेवलप करते हैं। जैसे यहाँ इंग्लैंड में होता है, हर बोरो अपना बजट मख्तस करती है, जो होल होते हैं सड़कों के उनको भी बनाती है, स्ट्रीट्स की लाइट्स भी देखती है, और अपने दूसरे इवेंट्स को भी मैनेज कर रही होती जी। है। हमारे यहाँ ये नहीं है। अब लाहौर की तरक्की के बाद मुल्तान के लोग खुश हैं कि शायद साड़ा भी नंबर आ ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यही हाल दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स का है। अब इमरान खान साहब से उम्मीद हो चली थी कि 200 की टीम का बड़ा जिक्र था। आपको याद होगा कि मेरे पास 200 लोगों के दिमाग वाली टीम है, मतलब इकोनॉमिकल। अब अभी इस वक्त जो रिटायर्ड होता है वो बड़ी बातें करता है। भाई जब आप थे पावर में, जब आपने क्या तीर मारा, तब क्या किया? तो अभी आप देख लेना कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है इस वक्त फिजिबली कोई फिजिबिलिटी नहीं है इनके पास। अच्छा, इसमें जब IMF आपको कर्जा देती है जी, तो क्या वो हर तरह की डायरेक्शन जो है उसको उसका तयन करती है कि जिसको हम लोग मुआशी इंजीनियरिंग भी कहते हैं, लाइक वो हमें कंट्रोल करते हैं, एक जो इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग होती है वो उसको करते हैं, वो हमें क्या देख के कर्जा देते हैं? देखिए जी, वो तो कर्जा अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं कर्जे की सूरत में, और बदले में वो अपना इंटरेस्ट मांगते हैं। अब क्योंकि उनकी शराइत बदल गई है, क्योंकि हम बड़ी वीक पोजीशन पे आ गए। बिल्कुल। वो तो 10 मई के बाद थोड़ी कहानी चेंज हुई है। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैं आपसे कर्जा मांगने आया, आपको पता है कि ये देगा कहाँ से। अच्छा, आप बोलेंगे चलो नहीं देगा तो कोई ना कोई इसके पास चीज़ होगी वो ले आएंगे, बिल्कुल। इसकी गाड़ी ले आएंगे, इसका टीवी ले आएंगे, जिस तरह होता है यहाँ पर। तो पाकिस्तान इस वक्त कुदरती तौर पे मिनरल्स में माला माल है। अब ये बलूचिस्तान, ग्वादर आप देख लें, चाइना भी आप पे मेहरबान है, अमेरिका भी आपसे मेहरबानी चाहता है, बरतानिया भी चाहता है। तो उन्हें पता है कि ये बैंक करप्ट हो जाए ताकि हम इनकी असेट्स ले आएं। बिल्कुल। इस वक्त सबसे बड़ा हमारा असेट्स है एटमिट प्रोग्राम। तो IMF की पहले दिन से ये प्लानिंग थी कि अच्छा, ये इंटरनेशनल लोग एक दिन का प्लान नहीं करते, बिल्कुल दूर की सोचते हैं। वो सालों साल का प्लान करके बैठे हुए कि आखिर एक दिन ये बैंक करप्सी करेंगे और हम इनके एटमी टेक्नोलॉजी पे जाके बैठ जाएंगे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पाकिस्तान पे अल्लाह मेहरबान है, कोई ना कोई देखे ना, 10 मई का वाकया आप सोच लें। अमेरिकन का वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि सानूकी, उनके तो जहन में कहानी कुछ और थी, बिल्कुल उनका स्क्रिप्ट कुछ और था, उनको कुछ और बताया गया था। अगर हमारे साथ कहानी रिवर्स हो जाती, अल्लाह ना करे, तो हम कहाँ खड़े थे? कहीं भी नहीं। ये अरब तो हमारे साथ न थे, न हैं, न होंगे। अभी भी अपनी वजह से ही है, मफादात की जंग। वही अपनी उनकी अपनी वजह से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें भुट्टो का, बेनज़ीर साहिबा का, डॉक्टर कदीर का और दूसरे लोगों का, सैयद आबिद का और लियारी वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमारा एक प्रोग्राम इस्टेब्लिश कर दिया। जी। अच्छा, उसके बाद जिन जिन लोगों ने मैकेनिज्म को संभाल के रखा, वरना आप 10 मई के तस्वुर करें, अगर प्रोग्राम रिवर्स हो जाता और कुछ और होता तो आज हम कहाँ खड़े थे। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान 23 टाइम्स IMF से कर्जा ले चुका है। मतलब हम बार बार, क्या ये डिसऑर्गेनाइजेशन है कि हम बार बार कर्जा लेते हैं या फिर हमारी आदत बन चुकी है? नहीं, इसकी वजह है ना कि अब जैसे भी इस वक्त हमारे नायब सदर हैं वज़ीर आज़म जनाब इसाक डार साहब, वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं। जो वज़ीर ख़जाना है और एक साहब शायद, हाँ, वो भी बड़ा क्रेडिट लेते हैं। कर्जा दे के आपने मैशत संभाली तो आपने क्या तीर मारा, है ना।
अब मैं आपको 3-4 बातें करूंगा। जी, देखिए, दुनिया इस वक्त चलती है एक्सपोर्ट पर, बिल्कुल। और एक्सपोर्ट का मतलब है वैल्यू एड आइटम। हुँ, और हम क्या करते हैं, खाम माल बेचकर भी खुश है, हुँ, उसकी तो प्राइस उन्हें पुने मिलेंगे ना आप। हुँ। रॉ हमेशा अच्छा, बिल्कुल। मैं कहता हूँ, हालांकि मैं सिर्फ छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जो समझ आती है कि जी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें ड्यूटी फ्री, हुँ, और उसकी वैल्यूड आइटम बना के इसको एक्सपोर्ट करें, हुँ, इनकम आएगी ना आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या करते हैं पॉलिटिशियन लोग, इनका कारोबार है पार्लियामेंट में, आधी से ज़्यादा पार्लियामेंट शक्कर का कारोबार करती है, हुँ, उस पर इन्होंने सब्सिडी दी हुई है, रिबेट दी हुई है। हुँ, शक्कर ज़्यादा करते हैं तो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, हुँ, माल ही आ रहा है ना। जी, कम होती तो ये फिर इंपोर्ट करते हैं, वहाँ भी माल आ रहा है। अच्छा, इंपोर्ट आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, उनका एक ज्वाइंट वेंचर सिंडिकेट है, वही 10 लोग। हुँ, इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत में आप आज की हुकूमत देखें और माजी की हुकूमत देखें, इन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है, मैनोपलेट किया हुआ है कि जी स्क्रैप इंपोर्ट कोई कोई करेगा तो वही 10 लोग करेंगे, अच्छा। शक्कर कोई एक्सपोर्ट करेगा इंपोर्ट करेगा तो वही 10 लोग करेंगे। हुँ, कोई और छोटी इंडस्ट्री देख लें आप, हुँ, ऐसे भी इन्होंने गाड़ियों की स्कीम बनाई है, हुँ, इंपोर्ट करने वाले इन्हीं का ज्वाइंट वेंचर सिंडिकेट है। हुँ। मैं और आप करने जाएंगे तो इतनी कबाते हैं, इतनी ड्यूटी है नहीं नहीं, और ड्यूटी तो 200%। आप देने के लिए तैयार है ना। हाँ। उनको अलग है कि जी वो फैक्ट्री बना के हुँ, आप मंगा ले, फैक्ट्री का कोई वजूद ही नहीं है। हुँ, एक जमाने में इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लिए बिल्डिंगें बनाई थी, क्या कहते हैं, बाउंड्रीज, जी, फालिया शुगर मिल, ये शुगर मिल, उसके ये क्या करते थे, हुँ, शेयर्स बेचते थे स्टॉक मार्केट में। हुँ, फैक्ट्री तो अपनी जगह थी नहीं। हुँ, फिर आप आ जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि चाहे जरदारी साहब हों, चाहे मियाँ साहब हों, चाहे कुछ और हो। अच्छा, इमरान खान बड़े इनोसेंट थे, लेकिन उन्होंने भी तो तरीन पाल के रखा था ना। फिर वो कोई गोगी साहब आती, उनकी डायरेक्ट ताल्लुकात थे कि जी इसके इतने, इसके इतने, इसके जो जो इन पे इल्ज़ाम थे, और अभी तक वो इसको डिनाई भी नहीं करते। तरीन साहब अपने रास्ते पे हो गए, हुँ, दूसरा क्या नाम था, अलीम खान, वो अपने रास्ते पे हो गए। हुँ। तो कहने का मकसद ये कि जितना भी ये जॉइंट वेंचर सिंडिकेट है, वो अपने अपने मफादात का गुलाम है। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते थे ना कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे, हम कर्ज़े उतारेंगे, जो कि पहले कभी कर्ज़े उतारने की बात हुई नहीं थी। नहीं, वो बातें आपने कही, हमने भी सुनी। इमरान खान के पास तो देखें इतना अच्छा मौका आया था, कुदरत ने दिया था कि ये कोविड आ गया। हुँ, कोविड के बाद दुनिया में जितने लोग रहते थे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको यहाँ पे फरलो टाइप का लोन मिला। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम सब हवेली और बड़े बड़े बंगलों के ख्वाब देखते हैं, वो लोन हमने यहाँ से लेकर अपने अपने गांव भेज दिया, बहुत से लोगों ने यही किया। वहाँ बिल्डिंगें बनी, एक इंडस्ट्री तो चल पड़ी ना। और उसमें आपका कोई कमाल नहीं था, ये कुदरत ने आपको मदद की थी, आप उस मदद से बहुत कुछ फ़ायदा ले सकते थे। लेकिन जिन मुल्कों ने फरलोज़ दिए, अब आप देखें जैसे हमारे मुल्क ने यहाँ पे दिया था फरलो, और उसके बाद से अब हम खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में आए हुए हैं। ठीक था, लेकिन ये क्राइसिस से निकलने की तगोदो तो कर रहे ना। हम तो ये भी नहीं करते, हम ये भी नहीं अब कर हम तो ख्वाब भी नहीं देखते। हम तो कहते हैं वो कोई गल नहीं यार, बस कर्जा आ गया, अब इसको उतारना नहीं है। बोले वो आएगा फिर देखेंगे, वो नहीं, वो तो फिर आपकी लाइबिलिटी जो है ना, वो आप अगले के सर पे छोड़ के जाते हैं ना। जी, पाकिस्तान के सर देखे ना, अब बताया मुझे, आपकी पीआईए मदर ऑफ एयरलाइन है, जी, कतर की, सऊदीया की, दुबई की, वहाँ की, और आज हम कहाँ हैं, हमारी एयरलाइन औने पौने बेच दी गई। बिल्कुल। ये इतना बड़ा वाटर गेट स्कैंडल होगा कि आप सोच भी नहीं सकती। अच्छा, आर्मी के लोगों को तो पता ही कोई नहीं है कि ये मैशियत क्या होती है। ये बैठ के ब्रीफ कर देते हैं बोर्ड पे, प्रोजेक्टर चला के, हैंज जोशी हैंज जोशी हैंज जोशी, चलो जी चाय पियो। अच्छा, बहुत सारे तो मायरे मैशियत ऐसे होते हैं कि जल्दी मीटिंग ख़त्म करो, हम सैंडविच खाएं और घर जाएं, क्योंकि मीटिंग के अटेंड करने के भी इनको पैसे मिलते हैं, जो इनके क्या होते हैं अपना मफादात। मफादात होते हैं। तो मकसद कहने का ये, अब देखिए, अब आप पूछें कि इनका हल क्या है। हम्म, आपने अपने लोगों पे एतमाद ही नहीं किया, सिवाय
अपनी बंदर बांट के। बलोच और पश्तून आपकी ऐसी लेबर थी या है कि जिसको कहें कि यार ये सामान आपने उठाना है, अपने घर की कोई भी बड़ी चीज़ दे दें, वो नहीं पूछेगा कि इसका वजन कितना है। मजबूत लोग हैं ना। जबकि यहाँ पे यूरोप में 22 किलो से ज़्यादा वजन उठाने पे ममैने थे। इसीलिए तो बैग भी सारे 22-22 किलो के कर दिए ना। तो 22 किलो के बैग एयरलाइंस वगैरह में जी। वाहिद पाकिस्तान का मजदूर है। अच्छा, बलोच और पश्तून में इसलिए कहता हूँ कि वो ज़्यादा पॉपुलर है, जी लेकिन आप पंजाबी से भी कहें, किसी और से भी कहें, सिर्फ कलम इस्तेमाल करने वाले को छोड़कर, जी वो क्या कहेगा? अल्लाह अकबर, नारे हैदरी, या अली, वो उठा लेगा जी। हाँ, 35-35 किलो किलो के बैग्स जो हैं हमने वो उसका अलाउड फायदा होते नहीं थे। उठाया। हाँ। ठीक है जी। हमारी स्टील मिल बंद है पिछले कई सालों से। अब तो मैं आपके इस तवज्जुह से IMF के हवाले से बात करूंगा, फील्ड मार्शल साहब से, कि यार स्टील मिल बर्बाद हो रही है। F-17 के कारखाने वहीं लगा दो, ये जहाज आपका बिकने लगा है। असला बेचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम कहते हैं मुल्क चलाना तो अब असला ही बेच दो भाई। अब आप देखें ना, आप अपने मुल्क की मौशियत देखते हैं, ठीक है। अब आप देखें जैसे थाईलैंड है, जी, थाईलैंड की इकोनॉमी किस पे खड़ी है? अब आप टूरिज्म पे टूरिज्म और और दूसरी वो जो भी चीज़ है, लेकिन देखिए उसमें भी उनकी मुखलिसी है, हाँ सिंसियरिटी जी, है। कि वो उस पे चला रहे हैं, उनको पता है हमारी मौशियत इस चीज़ पे चल रही है। तो आप अपने मुल्क की भलाई देखें। नहीं, हम करते हैं। अब मैं एक बात कहूँगा माजरत के साथ, टूरिज्म पे हम बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। अभी जब भी कोई अरब ममालिक का शेख आता है, हाजा कुल्लुन खलास, हम उसकी राहों में फूल कलियां सब बिछा देते हैं एक आदमी के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। मैं इसको ढकी छुपे लफ्ज़ों में कहूँगा, आप इतना प्रोटोकॉल देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स होकर चले जाते हैं। भाई अगर यही आपने करना है, यही काम, तो आप किसी भी मुल्क के कोने में 35-40 मील का टुकड़ा बना दें, थाईलैंड की तरह, चाइना की तरह। चाइनीज भी मसाज करते हैं और जो एंटरटेनमेंट जो भी होता है, आप एक अरब शहजादे की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं। भाई ये काम आप औरों के लिए भी करते हैं, एक टुकड़ा ही बना दें। भाई अगर आपको इस पे ही मज़ा आता है, अब माजरत के साथ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे आप, ये प्रोग्राम एक रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे एयरपोर्ट से, चाहे वो एयरपोर्ट लाहौर का हो, चाहे वो इस्लामाबाद का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो कराची का हो, रोज़ाना खूबसूरत पाकिस्तान की बेटियां दुबई जाती हैं 3-3 महीनों की वीज़े पर। वो वहाँ रहती हैं। अब उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे कि वो क्या करती हैं, आप भेजते हैं उस पर, तो कभी किसी को आपने ऑफलोड नहीं किया। जी पंजाब का कस्टम ऑफिसर, सिंध का कस्टम ऑफिसर, अफगान अपना पेशावर का कस्टम ऑफिसर, उनसे पैसे भी लेता है। उसे पता है वो क्यों जा रही है। बिल्कुल तो जब अच्छा पर वहाँ आप आ जाए तो आपका मौलवी शोर करता है। जी पाकिस्तान में शराब हर घर में पी जाती है, इलीट एरिया में, इलीट क्लास में ऐसे ऐसे बार बने हुए, ऐसे ऐसे पब बने हुए जो आपने इंग्लैंड में भी नहीं देखे। बाकी आप आ जाएं, कोई बेचारा आम आदमी पीता हुआ पकड़ा जाए तो उसको आप इतना जलील करेंगे, उसको कोड़े भी मारेंगे, और वो पुलिस वाला SHO सिपाही उससे इतने पैसे भी लेगा। तो आपके कानून, आपका रवैया ड्यूल है, देवना आपके चेहरे भी ड्यूल है। तो जब तक आप मैशियत नहीं चलाएंगे, उसके तौर तरीके पूरे नहीं करेंगे। अब वो एक हैं फारूक कैसर बंगाली, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। भाई जब आप थे आपने क्या किया? अब मैं बताऊं आपको, हमने अफगानियों को 40 साल तक मुहाजिर बना के रखा। दुनिया ने उन अफगानियों की बॉडी मसल्स को इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ ज़राए से उनको अपने मुल्कों में कानूनी शक्ल दी। लंदन यहाँ से 25 मील दूर, हम 25 मील दूर होंगे लंदन से ना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आधी से ज़्यादा दुकानें अफगानियों ने खरीद ली हैं। बिल्कुल। और हमने पाकिस्तान में, मैंने अपने सारे बचपन में ये देखा है कि अफ़गानी जो हैं पठान, वो मांगते नहीं हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो मांगते नहीं हैं, मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो उनका क्या, वो कूड़ा उठा रहे हैं, थोड़ा वो चने भून रहे हैं, वो सिट्टे बेच रहे हैं, वो मूंगफली बेच रहे हैं, वो ये सब काम कर नहीं रहे हैं। सर, वो अपना वो
कचरा नहीं उठाते, वो हम पहचान करते हैं। वो सबसे पहली इंडस्ट्री पाकिस्तान की रिसाइकलिंग की पाकिस्तान में थी। जी, मैं वही कूड़ा उठा रहे जी। कूड़ा उठाने वाले, कचरा उठाने वाले, वो आपका रिसाइकलिंग का बर्डन दूर करते हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े उन्होंने उठाए होते थे अपने कंधे दुनिया पे। कचरे से बिजली बना रही है, मैनचेस्टर पूरा बिजली पे चल रहा है, इटली, जी, फ्रांस के कुछ शहर। और हम अपना कचरा क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाते। फिर पोल्यूशन होती है, फिर क्या होता है? फोग होता है, स्मोक होता है। तो अब मैं वही अफगानियों की बात कर रहा हूँ। एक लड़की थी, गुलालाई नाम था उसका। न्यूज वीक ने उसकी फोटो फ्रंट पे छापी थी अमेरिका में। बड़ी खूबसूरत प्यारी बच्ची, वो बड़ी होगी। हमने 500 रुपए देकर उसको जाली शनाख्ती कार्ड दिया। वजीर दाखिला चौधरी निसार, उन्होंने उसको अरेस्ट किया। अच्छा। फिर वो उस जमाने के वो जो सदर थे अफगानिस्तान के, अशरफ गनी, वो उसको ले गए काबुल और वहाँ उन्होंने घर दिया। हम तो बड़े मेहमान नवाज बनते थे। हम उस लड़की को मेहमान नवाजी का खिताब देके एम्बेसडर बना के बहुत कुछ कर सकते थे। बिल्कुल। अरशद चाय वाला, उसको हमने अफगानी बना दिया, जबकि वो हमारा ब्रांड बन गया था। हमारा ब्रांड बन गया था। यहाँ पे भी उसकी है दुकानें हैं, एक नहीं 4-5 है। जी। आप जाएं काबुल से निकले, आप जाएं इस्तांबुल, फ्रांस जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, मैनचेस्टर जाएं, बर्मिंघम जाएं, हर आई स्ट्रीट पे आपको अफगानी मिलेगा। यहाँ पे अच्छा, क्या बोलेगा अफगानी? क्या बोलेगा? मैं ब्रिटिश है। या हमारा अफगानी क्या है? मुहाजिर है। फिर हमने जिस तरह उनको निकाला जो करके, हमारे सिंधी, हमारे बलोच, वो कहते हैं कि सिंध में हमें ये नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये बड़ा फटे वाली बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जबकि वो जब सिंधी खुद यहाँ आता है, बलोच जब यहाँ आता है, तो वो यहाँ पे रहने का तरीका ढूंढता है। दूसरी शादी तो करता है, तो फिर उस लड़की का हस्बैंड नसब भी नहीं जानने की कोशिश करता है कि उसका खानदान क्या है। बोलते हैं माई होगी, चलेगी बाबा, पासपोर्ट मिल जाए। यही हमारे अल्ताफ हुसैन साहब सिंध में, जब कराची में, तो सिंधियों से लड़ते हैं और यहाँ पासपोर्ट लेके बोलते हैं ब्रिटिश मेरा वतन है। ब्रिटिश में। अब आप देख लें, जो ये गुल प्लाजा हुआ है जी, वो हमारी IMF में बड़ा रोल प्ले कर रहा था। बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। कराची 70%, 80% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को। अब ये मार्केट जला दी। इससे पहले बोल्टन मार्केट जला दी, इससे पहले एक और टावर जला दिया, अली इंटरप्राइज की बिल्डिंग जला दी। तो हम तो अपने रेवेन्यू को खुद कम कर रहे हैं ना। खुद कम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे पैसे की वैल्यू इतनी कम क्यों होती जा रही है? और अल्लाह माफ़ करे कि हमारी पैसे की वैल्यू अफगानिस्तान और ईरान जैसी ना हो जाए। जब आप कर्जे लेते हैं तो आप डी वैल्यू की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, मतलब हम एक टाइम पे इंडिया की बिल्कुल पैरेलल होते थे। इंडिया अभी तक 100, 110, 120 रुपए का डॉलर है। हमारा 350, 450 पे चला गया। बिल्कुल। इवन बंगाली टका हमसे मजबूत है। जी, वही मैं कहने लगी थी कि बांग्लादेश जो बंगाली टका था वो हमसे इतना नीचे होता था, अब वो हमसे स्ट्रांग हो गया। एक टाइम था मलेशिया के जो वजीर आज़म थे वो लाहौर के GP के पढ़े हुए थे, GC के पढ़े हुए थे, और वहाँ से पढ़ के, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के, उस बंदे ने 70s में वो बंदा वहाँ से पढ़ा था, और फिर उसने जाके अपने मुल्क को उसने 25 से 30 साल उसने हुकूमत की है, और उसने मलेशिया का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल। मातमिर मोहम्मद नाम था, ऐसी महातर नहीं। इसमें देखे ना बीबी, प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने कहा कि जी, जब आप अवार्ड अपने दोस्तों को देंगे, जी, अपने करीबी लोगों को देंगे, आप स्टेट बैंक की पॉलिसी बनाए कि ये बिजनेस लोन जो है आम आदमी के लिए, एक्सपोर्ट लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो, जी, हाउसिंग बिल्डिंग के अलग हो। तो जब बिजनेस में, अच्छा, आप आम आदमी को तो लोन देते नहीं है, क्यों जी? वो कोलेटरल क्या रखेगा? मॉर्गेज क्या देगा? बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ, आप आम आदमी को डेप्रिसिएशन वाली लोन दे रहे हैं कि जी गाड़ी ले लो, टैक्सी ले लो, जो 5 साल के बाद जिसकी वैल्यू 1 रुपया रह जाएगी। 1 रुपया रह जाएगी। आपने कभी ये नहीं कहा, हालांकि जबकि इस्लाम कहता है कि आप जाल दे और मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं, बिल्कुल, आप कुलाड़ा दें और जंगल में इनको लकड़ी काटने का हुनर सिखाएं। हमने क्या किया आज तक? अच्छा, लियारी में, क्योंकि मैं लियारी से हूँ, रहमान जिसको डकैत कहते हैं लोग, उज़ैर बलोच, हमने स्किल्स सिखाने के लिए अपनी जो थी ना टेक्निकल स्किल्स, उसकी बुनियादें रखी ताकि लोग काम सीखें। इस वक्त दुनिया में ऑटोमोबाइल, ट्रक ड्राइवर, जापान, मलेशिया,
इवन फ्रांस, इटली को 10-10 लाख लोगों की ज़रूरत है। हमारे पास स्किल्स लेबर ही नहीं है। जी। हम वर्क परमिट पे यहाँ आते हैं एजेंटों को पैसे देकर, और फिर हम डिपोर्ट भी हो जाते हैं। रिपोर्ट भी हो जाते हैं, बिल्कुल अगर सही। हम IMF से कर्जा बचाना चाहे तो कोई मसला नहीं। मैं इसे मिसाल दूं, समंदर हमारे पास है 1400 मील लंबा, बदीन से लेकर गुलारची से लेकर पसनी और ग्वादर से आगे तक। जी। आपको ये जानकर हैरत होगी, शायद अब मैं आपकी नॉलेज में डालूं इजाफा, हो सकता है पता भी हो, हम अपनी फिश यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते पिछले 24-25 साल से। और वो क्यों? हाइजीनिक का हम पे इल्ज़ाम है। जबकि बंगाली, जिसको हम लोग कहते थे ये गंदे लोग हैं, उनकी मछली अभी आप थोड़ा दूर जाएंगी 4-5 माइल पर मेड इन बांग्लादेश की ओरिजिन की मछली मिल जाएगी, पाकिस्तान की नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जबकि हमारा पास टूना फिश, येलो टूना फिश, जी। सार्डिन, हम लोग कहते हैं बलोची में मोरी फिश, मोरी मच्छी, ऐसी और बहुत सारी मछलियाँ हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते। हमारे पास उनकी क्या डिमांड है कि जी आपका जो बर्फ़ है वो हाइजीनिक पानी से नहीं है। हम पानी को रिसाइकल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास आइस फैक्ट्रीज नहीं है। हमारे पास जो बोट्स हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जे बड़े लिए, अपने बोट लेके ही नहीं दी लोगों को। उफ। तो अभी कभी आप जाएं या बिलिंगेट्स मार्केट्स में, मैं महीने में एक बार जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, श्रिम्प, क्रैब, लॉबस्टर, वाइट पम्फ्रेट सब मिलता है। जी। नो मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, वो मछली का शिकार करता है हमारे डीप सी से और उसको बेचता है नॉर्वे को, उसको ओरिजिन नॉर्वे करके बेचता है। और अब आपको हैरत होगी, चाइना ने जो ग्वादर पर जब टेक ओवर किया, जी। जो पहली शिपमेंट की ना चाइना को पाकिस्तान से, वो 7 कंटेनर मछली के थे। आइसलैंड, टेस्को और वेट्रोस, वहाँ आप जाएं आपको टूना फिश मिलेगी, वो मेड इन, वो लिखते हैं मेड इन तो नहीं, ओरिजिन इंडस सी। इंडस से। अच्छा। मतलब वो सी हमारा है बलूचिस्तान का, वो पकड़ के इनको बेचते हैं, उस पर ओरिजिन इंडस सी करते हैं। तो इस तरह से कितनी चीजें ऐसे हो रही है टूना ना। फिश या तो फिर ईरान हंटिंग करता है या फिर इंडिया करता है। और हमारी मछली कहाँ जाती है? दुबई। दुबई से मुख्तलिफ इंडियन कंपनीज और दूसरे लोग रीपैक करके दुनिया को भेजते हैं। जी। हम नहीं भेज सकते। अब एक जुल्म और हो रहा है कि छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है ना, बिल्कुल उसको प्रोटीन के नाम पे चाइना हंटिंग करता है और वो ले जाके उसकी मेडिसिन बना रहा है। आप आ जाए पिंक सॉल्ट, जी। वो हमारा है ना, बिल्कुल। हम इंडिया को औने पौने बेचते हैं। हम बेच ही क्यों रहे हैं उनको? ये तो पूछे आप उनसे। और इंडिया, वो आपको मैं एक इंकशाफ करना चाहता हूँ, और मैं बात लगी लपटी नहीं, मैं हवा में नहीं कर रहा। इंडिया और सीड से जो पिंक सॉल्ट है वो इजराइल को बेच रहा है। अभी आप जाएं वेट्रोस पिंक सॉल्ट ले आए, इजराइल ने बाकायदा लिखा हुआ है कि है पाकिस्तानी, हम इसको पैक करके बेच रहे हैं। वेट्रोस जो बहुत बड़ी जी। बिल्कुल चैन है। बिल्कुल ऐसे इसी ही। तरह आप और आगे आ जाएं, गुजरावाला, वहां के पंखे लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने, कि क्या क्वालिटी है, वो बेच ही नहीं पा रहे। 1% भी इंग्लैंड में माल नहीं आ रहा, ना यूरोप जा रहा है, ना अमेरिका जा रहा है। इसी तरह आप आ जाएं सियालकोट, चाइना के होते हुए, इटली के होते हुए, मलेशिया के होते हुए, हम अपना फुटबॉल, उनको सलाम है, बिल्कुल। वो अपना फुटबॉल इस वर्ल्ड कप में जो आ रहा है 2026 में जून में, उसमें जो हो रहा है, वो फुटबॉल हमारा है। पिछली दफा भी हमारा था, हर दफा इससे हमारा पहले भी होता है। हमारा हाँ, था। हाँ। हम उस सियालकोट की इंडस्ट्री को अभी तक मैनेज नहीं कर सके। मेहनत नहीं कर सके। हमारी स्पोर्ट्स आइटम, मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना वाले बहुत सारी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं पाकिस्तान से माल और उनको रीस्टैम्प करती हैं मेड इन चाइना का। जी, ऐसे ही होता जिसमें है। स्पोर्ट्स के आइटम्स है, जी। आलात जराई जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स, इसी तरह स्पोर्ट्स गारमेंट्स, इसी तरह ओनेक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जब रुपए की कीमत गिरती है जी,
तो इससे हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल जो है, उनको फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? इसमें दो सूरतें हैं, जी। फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी तो चांदी हो जाती है, जो आम आदमी है उसका नुकसान होता है बिल्कुल। कि उसकी अप्रोच कम हो जाती है, बाइंग पावर कम हो जाती है। जी। तो लेकिन मसला है कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आपके रिजर्व स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जी। आपकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी, तो आप दुनिया की मार्केट को compete कर ही नहीं सकते। नहीं कर अब सकते। आपको मैं इमरान खान के दौर में फैसलाबाद ने बहुत सारी मशीनरीज इंपोर्ट की सब्सिडी पर, सब्सिडी समझते ना, रियायत पर। जी। वो मशीन इस्तेमाल में नहीं हुई। आप अगर बिजनेस करती हैं, आपके ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या पीटीआई से है या पीपल्स पार्टी से है, आपने एक बिजनेस प्लान बनाया फिजिबिलिटी का, बिल्कुल। उसमें आपने 2 मर्सिडीज खरीदने के भी बजट रख दिया, वो माल आ गया, आपके तो ऐश हो गए। अब फैक्ट्री चली नहीं चली किसी को पता ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, हम पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे ले लेते हैं। बिल्कुल। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए मजीद माल कमाने के लिए, छोटी सी मैं मिसाल दूं, जी। शहर में इतना गंद करो, या मैं शहर नहीं कहूँ, वतन में इतना गंद करो कि उस गंदगी से चूहे पैदा हो जाएं, चूहे, माइस। जी बिल्कुल। जब चूहे बहुत हो जाएं तो पब्लिक शोर करेगी, तो उन चूहों के खात्मे के लिए आप बिल्लियां इंपोर्ट करें कि बिल्लियां उन्हें खा जाएंगी। जब बिल्लियां बहुत हो जाएं तो फिर आप कुत्ते इंपोर्ट करें ताकि वो बिल्लियां को कुत्ते खा जाए। जब कुत्ते बहुत हो जाएं तो फिर आप भेड़िए ना उनको आप कसाईयों को बेच दें और अपनी आवाम को खिलाएं। आवाम को खिलाएं। अक्सर खबरें आती हैं। तो मसला ये है उनके पास। अच्छा, ये एक फिल्म भी है इंडिया की, कुर्सी, ये मैंने वहां से ये चीज को रिपीट किया है। अच्छा। वो खबर लगाते हैं कि जनाब के 5 चूहे मारोगे तो 50 रुपए मिलेंगे। तो आवाम बेचारी चूहे मारने पे लग जाती है। आवाम वो जाते हैं बैंक काउंटर पे, 5 मारे 10 मारे, तो मैनेजर बताया भाई चूहे खरीद खरीद के घिन आने लगी है। अब आवाम को आने दो, बोलो बस खाली बोल दो हमने इतने मारे, इतने पैसे ले जाओ। तो ये बर्रे सगीर का खासा रहा है, हमारा ज्यादा। आपको पता है पाकिस्तान में होता था सुअर मारने पे इनाम दिया जाता था। क्या बात है, आई रिमेम्बर, मैंने सुना है ये वाला। जी जी, इनाम दिया जाता। सुअर तो वहाँ होते नहीं थे, एंड में बजट ही खत्म हो गया। बजट हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। बिल्कुल, मुझे याद है कि ये बात हुआ करती थी और मेरे अब्बू बताया करते थे। इसका मतलब है हमारी बात में वजन है कि इतनी गंद कर दो फिर चूहे पैदा हो जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, जब पानी, बिजली, गैस की कीमतें IMF के कहने पे बढ़ती हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है? अब देखिए, बिजली, दुनिया कहती है सोलर पावर हमारे यहाँ है। जी। आपको मैं छोटा सा वाकया सुनाऊं। दोस्त, KSC की मीटिंग हो रही थी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। लतीफ मुगल मरूम हमें ले गए थे, वो लेबर यूनियन के वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे। तो मैंने हाथ खड़ा करके बात की, मैंने सर अभी सोलर में ऑस्ट्रेलिया में इतना काम हो रहा है। बोलते जी हमें ये बड़ी महंगी पड़ेगी। उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया, अब वो कर रहे हैं। तो पता पड़ा मौजूदा हुकूमत के कोई लोग वो इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर प्लेटें वगैरह। हमारे पास सूरज भी है लेकिन सोलर पावर हमारे पास नहीं है। हाँ। हमारे पास पानी भी बहुत है, डैम हमारे पास नहीं है। हमारे पास गैस बहुत है, घरों में नहीं आती। अब आप देखें, दुख की बात है, ग्वादर से चाइना बड़ा फायदा उठा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और चाइना ही की वजह से हमें 10 मई को जी बैक सपोर्ट मिली है। बिल्कुल। अब आप बताएं कि ग्वादर के लोगों को इतने वादे करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान मीठा पानी देने में नाकाम रही है। अभी कुछ दिन पहले वो मुजाहरे हो रहे थे, पानी दो पानी दो। लेकिन हमारी हुकूमत तो हर जगह ही नाकाम है, कहीं भी तो जो भी करते हैं वादे, कभी आपको लगता है निभाए जाते हैं? इंग्लैंड में आज भी हमारे नलकों में वॉशिंग पानी जो है वो रिसाइकिल वाला आता है। अब वो रिसाइकलिंग मिनिमम $10,000 में हो जाती है। आप अपने नालों पे, नदियों पे
जी वेस्टेज पानी को रिसाइकल करके तो बहुत मसले हल कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ज़मीनें बंजर आज तक, हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस देखें, हमारे पास जो लोगों के लग्जरियस वो आ रहे हैं एनिमल फूड, कुत्ते बिल्लियों का पेट्स फूड जो होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम बना सकते हैं। बना सकते हमारी हैं, फिशरी से जो वेस्टेज होती है वो हम यूज़ नहीं करते। अब मैं एक बात कहूँगा आपको, सालाना आपका मैंगो और टमाटो कितना ज़ाया होता है जी आप तस्वुर नहीं कर सकते। एक ही बड़ी फैक्ट्री है, अब कुछ लगी है शायद सीजान, जो मैंगो फिल्म को रीपैक करती है टीन के डब्बों में। जी तो हमारे मौलवी कहते हैं ये तो कादियानियों की है। और भाई तुम बना लो सुन्नी फैक्ट्री, शिया फैक्ट्री, वहाबी फैक्ट्री, तुम्हारा माल कोई लेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। दुबई आप गई होंगी लाजमी, दुबई की सुपरमार्केट में जितने शेल्फ भरे हुए हैं उसमें 90% आइटम इंडिया के हैं, 1 या 2% कंट्रीब्यूशन हमारा है। अब तो हमारा चावल भी इंडियन दुबई में डंप करते हैं और वो चावल को री एक्सपोर्ट अपना नाम लगा के करते हैं। एक चावल है उनका टिल्डा, चावल साड़ा ना होना था। अच्छा, टिल्डा पाकिस्तान का नहीं है। नहीं, टिल्डा पाकिस्तान का ना, मैंने कहा चावल साड़ा, अच्छा पैकिंग उनकी, हाँ मछली हमारी, पैकिंग उनकी। और एक बात और कहूँ करप्शन की, हिंदुस्तान से हमारा झगड़ा है लेकिन ट्रेड पे तो बात हो सकती है ना। आज भी हिंदुस्तान का सारा माल पाकिस्तान में बिकता है। आप पूछेंगी कैसे? वाया दुबई, और हुकूमती लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। माल हिंदुस्तान से आया दुबई, रीपैक हुआ और वो माल पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान चला गया। अब वो माल पे जितनी कॉस्ट आ रही है जी उसका नुकसान कौन पे कर रहा है? गरीब आदमी। अच्छा, क्या हम लोग कर्जों के बगैर चल सकते हैं? हाँ, चल सकते हैं। पाकिस्तान जब एटम बम बना रहा था तो उन पे सैंक्शन बहुत लगी हुई थी, जी अमेरिकन पाबंदी थी। वो सैंक्शंस के बाद पाकिस्तान ने सरवाइव किया। लेकिन आपके पास कोई ऐसा लीडर भी तो हो कि मुंतशर कौम को मुतहद तो करे बिल्कुल किसी एक एजेंडे पे। जी, अब क्योंकि आप माजरत, अगर मैं आपको कहूँ कि बीवी बचत करे तो आप क्या कहेंगी? डायरेक्ट मेरे लोग कहते हैं कि पहले अपने जरदारी साहब को बोलो बचत करे, अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बोलो, इमरान खान को बोलो, फलाने को बोलो। इमरान खान ने तो बहुत बचत की। नहीं की ना। नहीं की। देखिए कैसे, आपको हेलीकॉप्टर पे घूमने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक ड्रामा था कि जी मैं वक्त बचा रहा हूँ ट्रैफिक का। वो यार ट्रैफिक 10 दिन रुका रहता भाई। आपके एफर्ट्स क्या थे, आउटपुट क्या है? देखे ना, वो एक जंगल में हिरन का बच्चा शेर खा के भाग गया, ले गया, तो लोग गए मिलकर, बंदर बादशाह बन गया था इलेक्शन जीतकर। वो बंदर सुबह से लेकर शाम तक इस टहनी से उस दरख्त पे, उस दरख्त से इस दरख्त पे, शाम को पता चला जी वो शेर तो बच्चा खा गया। लोगों ने एहतजाज किया, और बोले पागल दे बच्चो, मैंने कितनी मेहनत की, पूरा दिन मैं इधर उधर भागता रहा। तो देखे ना, उसके भागने से बच्चा तो नहीं बचा ना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये कहा था कि नहर फरात पे अगर कुत्ता प्यास से मर जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो मिसाल दी थी आपने। बिल्कुल। कल जो लोग मरे हैं गुल प्लाजा में, या लोग रोज मर जाते हैं, गफलत किसकी है? हुक्मरानों की। हुक्मरानों की। तो कहने का मकसद ये कि आप ये इल्ज़ाम, अब IMF क्या है, अब अच्छा लगता है जब शहबाज शरीफ मीटिंग बुलाते और इसाक डार कहता कि जी मैं अपना सारा पैसा ला रहा हूँ, वो कहते जी मैं ला रहा हूँ। एक मुकाबला होता, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उस्मान गनी में मुकाबला था जी कि मेरा पैसा मैंने दिया माले गनीमत को, बैतुल माल को। ऐसा आपने देखा? हमारे कोई 10 बड़े जो टाइकॉन्स हैं ना, अगर वही अपना पैसा पाकिस्तान ले आए तो हम कर्ज़ों से, हम हर चीज़ से बच जाएं। अच्छा, जैसे टर्की और इंडिया ने IMF के कर्ज़ों से अपनी जान छुड़ा ली है, जिस तरह से उन्होंने किया है, हम क्यों नहीं कर सकते? भाई देखे ना, आप अगर करना चाहें तो कंप्यूटर ने आसानी कर दी है। बिल्कुल। आप किसी का प्रोजेक्ट देखें, उसको कॉपी करें, फिर आप कट करें। कॉपी कट के बाद क्या होता है, आप पेस्ट करते हैं ना जी। अच्छा, आप फौरन पेस्ट ना करें, आप भी तुर्की का प्रोग्राम ले लें, उसको आप कट करें
और एक मीटिंग में ले जाएं उसको, मीटिंग करें, 1 दिन की नहीं हो, 5 दिन करें, 10 दिन करें, और उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करें। अपने हिसाब से कर लें उसको। जैसे हमारे वजीर खजाना थे डॉक्टर महबूबुल हक, जी। सुना है कि उसको कोरिया ने कॉपी किया, सुना है कि मलेशिया ने उसको कॉपी किया। जी। जैसे हमारी एयरलाइन थी, सुना है कि जी एमिरेट्स ने कॉपी किया, सुना है अल्तेरान इजिप्ट एयरलाइन ने किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है कि अगर आप में अक्ल नहीं है, आप इतना लिख नहीं सकेंगे, इतना डिजाइन नहीं कर सकेंगे, इतना बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे, तो आप दुश्मन मुल्क का ही कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। पेस्ट न करें। पेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच लें कि हमारी जरूरत क्या है। बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि जी उन्होंने शराब की ड्यूटी कम कर दी, शराब आपकी हराम है, तो शराब की जगह कोई और चीज होगी ना, आप दूध को ले लें, दही को ले लें। बिल्कुल। अच्छा, जितने हमारे यहाँ पे बिग जो हमारी हुकूमत है, अगर हुकूमत अपने खर्चे कम करते हैं, तो वो तो नहीं हो सकते ना। अगर वो कर दें, तो क्या IMF के कर्जों से हमारी जान छूट जाएगी? 100%। देखे ना, हमें इमरान से बड़ी उम्मीद थी जी। और नहीं कर सके। इनसे तो उम्मीद ही नहीं है ना। ये तो 2 शादियां जो भी गुजरी हैं जी। अब एक भी शादी ऐसी होती ना तो मैं बड़ा खुश होता कि जी हम अब एक शादी तो फरियाल साहिबा की अपनी बेटी भी नहीं थी वो। अच्छा। चलो अच्छी बात है, ईदी साहब भी करता। अच्छा होता कि 500 लड़कियों की शादी करते अपनी बेटी के साथ, जिस तरह इंडियन करते हैं, ईदी साहब करते थे, तो बड़ा सवाब भी मिलता, हम भी खुश होते कि क्या हुक्मरान है माशाल्लाह। ठीक है ना। अब ये शादियां भी स्पॉन्सर्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि मरियम के बेटे की शादी को कितने लोगों ने स्पॉन्सर किया होगा, मेहंदी को, रुखसती को, म्यूजिकल इवनिंग को, या यहाँ पर कितने लोगों ने किया होगा। भाई तो उनके कपड़े ही सब्यसाची से आए हैं, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, एज अ बिग डिजाइनर। नहीं, वो तो आप करें। हाँ। अल्लाह ने आपको दिया है तो फिर आप तमाशा तो ना बनाए ना। आपका मुल्क मकरूज है, आप हमेशा हर साल जाते हैं, तो आप बैठ कैसे सकते हैं उनके आगे भीख मांगने के लिए। देखिए जी, भीख तो जो वो मांगता है ना, जो बड़ा मफलूकुल हाल हो, जी जी, दर बदर हो। अब आपके पास इतना पैसा है, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में रहे ना आप कि 2 और 2 जमा 4 हों। अच्छा, IMF की आड़ में जो करप्ट हुकूमतें हैं, क्या वो सिर्फ IMF का नाम लेके उसकी आड़ में अपनी करप्ट हुकूमतें चलाते रहते हैं, हमारे ऐसे हुक्मरान? देखें जी, एक होता है ना, मौलाना रूमी का कोई था, मुझे इसी तरह याद नहीं, कि तू चोरा मैं चोरा, मिल के आधा तेरा आधा मेरा। तो अब ये है कि ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, ये बड़ा ईमानदारी के साथ तकसीम भी करते हैं। अच्छा। तो सब आंखें बंद कर लेते हैं। अब मसला है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, ये भी नहीं है कि भाई ये अजाब हम पे क्यों आया। अच्छे लोग कहते हैं कि ये हमारी कोई गलती थी, कोई हमने ऐसी हरकत की कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया। अब तो देखें ना, जो मौलवी तकरीर करता है, अल्लाह के अजाब से डराता है, वो खुद करप्ट है, वो खुद पराड़ों में आ रहा है। वो खुद, अब मैं क्या नाम लूं, मैं नाम लूंगा तो लोग फतवा दे देंगे। कोई भी मौलवी ले लें आप, हाँ जी, उनकी तकरीरें सुने और तकरीर के बाद का उनका रवैया देखें, उनकी लाइफ देखें, उनकी आसाइशें देखें, और उनका बिजनेस क्लास का सफर देखें। तो अब मैं अपने बच्चे को डराता हूँ, कल वो बोलता है, अब्बा जी आप तो खुद झूठ बोल रहे थे कि बोल दो अंकल को मैं घर पे नहीं हूँ। सही कह रहे हैं आप। तो मसला तो ये, हम खुद करप्ट हो गए हैं जी, नस्लन, फितरतन, अमलतन, हर लिहाज से। तो ऐसी सूरत हाल में, अच्छा अब तो एक बड़ा मसला और हो गया बीवी, कि जब आप अपनी ईमानदारी का ढोल पीटते हो ना, आपको शर्मिंदगी होती है, वो समझते हैं ये चोर है, वो सारे ईमानदार हैं। वो दुश्मन, बिल्कुल सही। बस मैं जाते जाते एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि जब तक कानून, मौशियत और एहतसाब सबके लिए बराबर नहीं हो जाते, ना पाकिस्तान IMF से आज़ाद हो सकता है और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि आपके सामने कुछ हकायक लाए जाएं कि IMF एक्चुअल में है क्या, हमें उनसे कर्जे क्यों लेने पड़ते हैं, हम लोग अभी तक उनके सर्कल में क्यों फंसे हुए हैं, हम इस सर्कल से बाहर क्यों नहीं निकलते, और इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से होता है कि नहीं होता है। तो
मैं हबीब जान साहब से एक आपका दफ़ा बहुत फिर शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप हमारे देखने वालों के लिए इतनी अच्छी गुफ्तगू लेके आते हैं, इतने अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम बात करते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी आवाम को नहीं पता, वो IMF का सिर्फ नाम सुनते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं कि किस बला का नाम है, हम इसमें फंसे हुए क्यों हैं। क्यों है? तो बस ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जिससे हम हमारे लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you आपका so शुक्रिया much. कि आपने मेम सब्जेक्ट पे बात की। अल्लाह करे हमारा मुल्क सही राह पर चल पड़े इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।